हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के बारे में। अब जब मैंने व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड देखा था मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था, लेकिन व्हाट इफ का जो सेकंड एपिसोड है वो तचाला और स्टार-लॉर्ड की कहानी को एक नई ही डायरेक्शन में लेकर जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड में क्या क्या हुआ, साथ साथ इस तरह के पॉइंट आउट करूंगा। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एपिसोड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। Let's begin this video। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था। बस यहाँ पे ना आप पीटर क्विल की जगह पे यहाँ पे तचाला को स्वैप कर दो और पूरा जो सीन है वो टोटली सेम है। हाँ, कुछ विजुअल डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस ग्रेविटी डिवाइस का इस्तेमाल हमारा जो स्टार-लॉर्ड है वो करता है, यानी हमारा ओरिजिनल वाला स्टार-लॉर्ड जिसकी बात मैं कर रहा हूँ पीटर क्विल की, वो करता है जमीन पर रख के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तचाला जो है अपने हाथ में ही उसका इस्तेमाल करता है। इसी सीन से हमें बता दिया जाता है कि एक्चुअली में जो हमारा स्टार-लॉर्ड है नया वाला तचाला, वो पीटर क्विल से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। अब जो पीटर क्विल है हम उसको नल्ला इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसने बहुत बार गलतियां की और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्टार-लॉर्ड तो वो है लेकिन एक अच्छा स्टार-लॉर्ड वो नहीं है, एक अच्छा रैवेजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तचाला जो है वो एक अच्छा रैवेजर है और सीन से हमें पता भी चल जाता है। अब मूवी से कनेक्ट करें तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर जो हमारा कोराथ था वो रोनन के लिए काम करता था। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में रोनन के लिए काम करता है। लेकिन जैसे ही जो हमारा तचाला है वो रिवील करता है कि मैं स्टार-लॉर्ड हूँ, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोराथ है वो स्टार-लॉर्ड का बहुत ही बड़ा फैन है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो तचाला है वो एक अच्छा स्टार-लॉर्ड है, यानी एक अच्छा रैवेजर है और काफी लोग उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोराथ है पूरा फैन बॉय बन जाता है उसके आगे और बोलता है मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और यहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की। यहाँ पर जो कोराथ है वो तचाला के सामने बाव करने की कोशिश करता है और साथ साथ के सामने झुकने की कोशिश करता है। ये सीधा सीधा एक रेफरेंस हो सकता है अवेंजर इन्फिनिटी वॉर का, जहां पर हमने देखा था कि ब्रूस बैनर और रूडी हमारे सामने आते हैं और वो तचाला के आगे झुकने की कोशिश करते हैं। एंड तचाला यहाँ पे भी कहता है वी डोंट नो दैट हियर, मतलब इसकी जरूरत नहीं करने की। यहाँ पर हमें ये चीज दिखा दी गई है कि जो कोराथ है वो स्टार-लॉर्ड का यानी तचाला का बहुत ही बड़ा फैन है। थोड़ा सा बैंटर होने के बाद में कोराथ और जो तचाला है उनकी एक तरह से मिनट मेड फाइट होती है। यहाँ पर जो कोराथ के बंदे हैं वो भी तचाला को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तचाला जो है अपनी ग्रेविटी डिवाइस का इस्तेमाल करके वहां से एस्केप कर लेता है। जैसे ही वो वहां से बाहर आता है हम देख सकते हैं कि रोनन के बहुत सारे मिनियंस यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर हमें आइकॉनिक डायलॉग देखने को मिलता है चैडविक बोसमैन का। अब चैडविक बोसमैन ने ना इस शो के अंदर 4 एपिसोड में आवाज दी है, लेकिन सुनने के बाद ही आपको थोड़ा सैड लगेगा क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। तो जब आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे ना तो आपके मन में एक वो फीलिंग जरूर होगी कि हाँ भाई हम इसको देख तो रहे हैं, लेकिन शायद ये तचाला की यानी कि हमारे चैडविक बोसमैन की मार्वल के अंदर लास्ट परफॉर्मेंसेस में एक है, जो कि थोड़ा सा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जैसे जो तचाला यानी स्टार-लॉर्ड है वो बाहर आता है हमारे कोराथ को कंधे पे रखकर, वो बोलता है अ रैवेजर नेवर फ्लाइज सोलो। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है माइकल रूकर कैरेक्टर का, योंडू का। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के अंदर हमने फाइनली माइकल रूकर को बाय बाय कह दिया था, यानी कि कैरेक्टर को हमने खत्म कर दिया था, बट फाइनली ही हैज कम बैक टू वॉइस हिज कैरेक्टर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वही अपना योंडू अपने एरो के साथ में सारे के सारे जो बंदे होते हैं इनको हरा देता है। उसके अगले सीन में जो तचाला है वो हमारे योंडू को बोलता है कि जो पावर स्टोन है इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से कर सकते हैं और किसी दुनिया को बचाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। एक यहाँ पे आप चीज गौर से देखना कि जो हमारी स्टार-लॉर्ड की शिप है, अब प्रीवियसली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर जो शिप का नाम था वो था मिलानो, लेकिन यहाँ पे जो शिप का नाम है उसको चेंज करके कर दिया गया है मंडेला। मेरे हिसाब से ये एक ईस्टर एग हो सकता है मंडेला इफेक्ट का। और अगर आप मंडेला इफेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बेसिकली वो मंडेला इफेक्ट ये कहता है कि एक यूनिवर्स के अंदर आप किसी चीज को 2 डिफरेंट तरीके से याद करते हैं। मतलब आपका फ्रेंड बोलेगा कि मेरे को इस तरह से याद है और आप बोलोगे कि इस तरह से याद है। अब मंडेला इफेक्ट के अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में आप इंटरनेट पर आराम सर्च कर सकते हैं। काफी वियर्ड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शिप का नाम है वो मिलानो नहीं है, वो है मंडेला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से तचाला जो है वो एक्चुअली में योंडू के पास गया। अब ये जो कहानी है ये है 1988 की। अब एक्चुअली में 1988 के अंदर जो एक्चुअली में योंडू था उसको हमारे ईगो ने भेजा था स्टार-लॉर्ड को पकड़ने के लिए, यानी पीटर क्विल को पकड़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तचाला जो है वो रात को बाहर जाता है और एक तरह से वो खेल रहा होता है। उससे पहले उसने अपने बाबा से यानी कि अपने पापा से बात भी की होती है कि मैं और दुनिया को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो तचाला है उसके फादर जो है तचाका, वो एक्सप्लेन करते हैं कि बाहर की दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दर्द और दुख ही है। तो बाहर की दुनिया में जाना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं रात को तचाला जो है वो अपना आराम से खेल रहा होता है और उसका भाला जो है वो वकांडा की शील्ड से बाहर चला जाता है। उसके बाद वहीं से हमारे क्रैगलिन और साथ साथ स्कारफिश जो हैं वो हमारे तचाला को ये उठा लेते हैं और बना देते हैं स्टार-लॉर्ड। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको पहले मूवी के अंदर आपको पता होगा कि पीटर क्विल को उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तचाला को उठा दिया जाता है। अब काफी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि जो हमारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बंदे हैं यानी योंडू है, स्कारफेस है या फिर क्रैगलिन है, इनको ये कैसे पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई देश है, क्योंकि आप ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि वकांडा जो है वो अफ्रीका के अंदर बिल्कुल छुपा हुआ है। तो उन लोगों को कैसे पता चला कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई बच्चा है। बेसिकली 1988 के अंदर जो वकांडा की टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड से तो बहुत ज्यादा आगे थी, लेकिन फिर भी वो शायद रैवेजर की टेक्नोलॉजी से ज्यादा आगे नहीं होगी।
तो मुझे तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो घूम रहे थे, उनको कुछ सेंस हुआ होगा कि यहाँ पे कुछ है, और जैसे ही तचाला वहां से बाहर निकला तो उन्होंने उठा लिया। तो यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। इस सीन के बाद देख सकते हैं कि योंडू जो है वो दोनों को डांटता भी और बोलता भी है कि क्या तुम्हें एक्चुअली में पीटर को लग रहा है। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्रैगलिन और जो हमारा स्कार्फ है वो एकदम लल्लू है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, हमें तो हर से बच्चे को उठाना था, दैट्स इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो योंडू है वो उससे पूछता भी कि बेटा तुम्हें कोई डर वर नहीं लग रहा। तो लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तचाला जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है और वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। और यहीं से हम देख सकते हैं कि योंडू और जो हमारे तचाला है उनका रिलेशनशिप फॉर्म होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है 20 साल बाद की कहानी। अब ये जो 20 साल बाद की कहानी है ये है 2008 के आसपास की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ये इनक्रेडिबल हल्क या फिर आयरन मैन फर्स्ट के आसपास की होगी। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फर्स्ट के जो इवेंट हुए थे वो हुए थे 2014 के अंदर, यानी अभी भी यंग, एक तरह से यंग कहानी ही है। और यहाँ पर जो हमें कहानी देखने को मिलेगी वो 2014 के यानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के इवेंट से बहुत पहले की कहानी है। इसके बाद वाला सीन मेरा फेवरेट सीन है इस पूरे एपिसोड का। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो रेवेंजर्स हैं वो आराम से पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, नाइट क्लब में बातें कर रहे होते हैं, और जो हमारा कोरात है वो तचाला से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या क्या किया स्कार-लॉर्ड बन के। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन में पूछता है कि तुमने थानोस को कैसे हराया, और पीछे से आता है थानोस। जी हाँ, जॉश ब्रोलिन ही हैज कम बैक टू वॉइस थानोस इन दिस सीन। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा थानोस है वो एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा स्टार-लॉर्ड है यानी तचाला है, उसने मुझे बताया कि दुनिया में जो एक तरह से शांति लाने के और भी तरीके हैं, और तब से मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा थानोस है यानी फ्रीकिंग थानोस, जो कि इन्फिनिटी सागा का विलन था, वो अब स्टार-लॉर्ड का चेला बन चुका है और रेवेंजर के अंदर शामिल हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सीन उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक थानोस जैसा विलन है उसको बहुत ही छोटे तरीके से कॉमेडिक वे में ही निकाल दिया। बट मुझे लगता है इस अ परफेक्ट स्टोरी, बिकॉज आप देख रहे हैं व्हाट इफ, और व्हाट इफ के अंदर ऐसी कहानियां ही दिखाई जाती हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे के सारे जो रेवेंजर्स हैं वो बात कर रहे हैं, एंड इसमें थानोस भी है। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें ड्रैक्स देखने को मिलता है। अब सैडली डेव बटिस्टा ने जो ड्रैक्स है उसकी आवाज नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ड्रैक्स एक्चुअली में बार टेंडर की तरह काम कर रहा है। तचाला उसके पास ड्रिंक्स लेने जाता है और वहां पर ड्रैक्स बोलता है कि एक फोटो खिंचवा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को भेजूंगा। तो इस यूनिवर्स के अंदर उसकी बीवी और उसकी बेटी जो है वो जिंदा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो फोटो वगैरह निकालता है, पीछे से आती है हमारी नेबुला, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली तचाला और नेबुला के बीच में कुछ तो चल ही रहा है। इट्स एन अमेजिंग सीन। और इस यूनिवर्स के अंदर नेबुला गंजी नहीं है, दैट्स ग्रेट। इसी सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार-लॉर्ड है यानी तचाला है वो पावर स्टोन दिखाता है नेबुला को, और नेबुला बोलती है कि तुम्हारे पास ये कहां से है, क्या बड़े गाय को पता है यानी बिग गाय को पता है, यानी थानोस की वो बात कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें होती है जहां पर जो हमारा तचाला है वो एक्सप्लेन करता है कि जो योंडू था वो मुझे घर लेकर गया था, मैं घर जाना चाहता था, लेकिन वहां पर जाके मुझे पता चला कि जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये ऑब्वियसली एक झूठ है जो कि योंडू ने उसको बोला था अपने पास उसको रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेबुला उसको एक तरह का जॉब देती है और बोलते हैं कि मैं दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे पास एक और ऑफर लेकर आई हूँ, अगर तुम इस मिशन के अंदर मेरा साथ देते हो तो काफी प्लेनेट को हम बचा सकते हैं। तो कहानी जो है वो काफी ज्यादा वाइल्ड है, क्योंकि थानोस इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है। साथ साथ योंडू और स्टार-लॉर्ड का रिलेशन बहुत अच्छा लगा, और जो नेबुला है वो भी एक तरह से फाइन लड़की है, यानी एक तरह से वो भी विलन नहीं है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर वो विलन थी, लेकिन इसके अंदर वो बिल्कुल भी विलन नहीं है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो नेबुला है वो सारे के सारे रेवेंजर्स को एक मिशन देती है और बोलती है कि हम एक प्रोडक्ट को लेकर आना है टेलेडिया डिवांस यानी कि कलेक्टर से, जिसका नाम है एम्बर्स ऑफ जेनेसिस। इसका इस्तेमाल करके वो बहुत सारे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करना चाहते हैं और जिंदगी को एक तरह से एक और मौका देना चाहते हैं, यानी वो एक अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर में पता चलता है कि एक्चुअली में जब से थानोस ने अपना सारा का सारा जो कॉन्क्वेस्ट है वो छोड़ दिया है, उस यूनिवर्स के अंदर जो हमारे टेलेडियन डिवान है यानी कलेक्टर है वो राज करना शुरू कर चुका है और काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, जो कि हमें आने वाले सीन्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से आर्गुमेंट होते हैं और जहां पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो उन्होंने प्लान बना लिया है और उनके पास एक फुल फ्लू प्लान है ओशंस 11 की तरह, जहां पर वो कलेक्टर के यूनिवर्स के अंदर जाएंगे, कलेक्टर की जगह पर जाएंगे यानी नोवेयर के अंदर जाएंगे, और वहां से जो एम्बर्स ऑफ जेनेसिस है वो चुराने का काम करेंगे। एंड दे हैव अ मार्वेलस प्लान बनाने के बाद वो सारे के सारे जाते हैं हमारे कलेक्टर से मिलने, और शुरुआत के अंदर दिखाई जाती है करीना, जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर देखी थी। तो इस यूनिवर्स के अंदर भी जो कलेक्टर के लिए काम कर रही है वो करीना कर रही है, एंड दैट इज जस्ट ग्रेट। मुझे बहुत अच्छी लगी सच में वो देखकर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका प्लान है कि जो टेलेडियन डिवान है उसको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करना है। एक बॉक्स के अंदर हम जो है हमारा तचाला यानी कि स्टार-लॉर्ड को लेकर जाएंगे, और जैसे ही वो अंदर पहुंच जाएगा बॉक्स, उसके बाद वो उसको ढूंढने का काम करेगा और हम सब उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है उनकी कहानी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक ऑर्डर है, जो कि हमने फर्स्ट एवेंजर इन्फिनिटी वॉर
के अंदर देखे थे वो सारे के सारे एक्चुअली में कलेक्टर की सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलती है प्रॉक्सिमा मिडनाइट, जो कि हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखी थी। वो यहाँ पे स्कैन करती है हमारे बॉक्स को और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन बाहर के जो सारे के सारे जो रेवेंजर्स हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग का काम करना शुरू कर चुके हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थानोस है और जो हमारा कोराथ है वो फाइट करना शुरू करते हैं, और जो हमारा ब्लैक ऑर्डर है उनको पता चल जाता है कि बाहर फाइट हो रही है, जिससे सारे के सारे लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तचाला, नेबुला और साथ साथ जो हमारा योंडू है उनका प्लान जो है वो शुरुआत हो जाती है उस प्लान की। अगले सीन में तचाला जो है वो कलेक्टर के कलेक्शन को देख रहा होता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कॉस्मो द स्पेस डॉग, जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर देखा था। अभी तक क्यों नहीं देखा उसको वापस, वी हैव नो आइडिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है डार्क एल्फ, और साथ साथ जो हमारा तचाला है वो एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ की सारी चीजों को। हमें देखने को मिलता है सेथ ग्रीन द्वारा प्ले किया हावर्ड द डक। अब सेथ ग्रीन के बारे में आप नहीं जानते हैं, सेथ ग्रीन इज अ ग्रेट वॉइस एक्टर। ही हैज डन सम ग्रेट वर्क्स, यानी रोबोट चिकन में उन्होंने काम किया है, साथ साथ पुरानी मूवीज के अंदर काम किया है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप उनको जो हमारा फैमिली का कैरेक्टर है क्रिस गिवन, उनके नाम से जानते होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें हावर्ड द डक देखने को मिलता है, और तचाला जो बोलता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, प्लीज मुझे गाइड करो, और वो हावर्ड डक को यहाँ से छुड़ा देता है, और हावर्ड द डक जो है उसको गाइड करने की काम शुरू करता है। यहाँ से बाहर जो है अभी फाइट चल रही है और सारे के सारे जो रेवेंजर्स हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉक्सिमा मिडनाइट सबको देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर वो अलार्म साउंड कर देती है और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में कलेक्टर के पास ये नॉलेज पहुंच चुकी है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अब आने वाला है इस पूरे एपिसोड के मस्त फाइट सीन। अगले सीन में हम देख सकते हैं तचाला जो है वो यहाँ से भाग रहा होता है और वो बहुत सारी शिप के आगे से गुजरता है। यहाँ पर बहुत सारी शिप है, तो जो शिप मुझे दिख रही है समझ में आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले राइट साइड में हम देख सकते हैं वो शिप हमें देखने को मिलती है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखी थी, और साथ साथ इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो रॉकेट है, थॉर है और जो ग्रूट है वो इसी तरह के शिप को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। अब उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे यानी बीच में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की शिप, जो कि हमने थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखी थी। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्टार डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेगा, जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर देखा था, एंड दैट इज ग्रेट। उसके ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रोनन के मिनियन की शिप यानी सकारंस की शिप, जो कि बहुत ही मस्त लग रही है। तो ये सारी के सारी शिप यहाँ पे रखी हुई है। ऑब्वियसली एक कलेक्टर का कलेक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तचाला जो है यहाँ से भागता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक वकांडन शिप भी है। जी हाँ, और यहाँ पर वो उसके फादर का जो एक तरह से मैसेज होता है उसको पता चलता है कि उसके फादर ने लास्ट टाइम उसके लिए मैसेज क्या किया था। हम देख सकते हैं उसके फादर ने यानी कि तचाका ने ये मैसेज किया था सब लोगों के लिए कि अगर मेरा बेटा तुम्हें मिल जाता है तो प्लीज उसको यहाँ पर वापस ले आओ, या फिर अगर मेरा बेटा ये खुद ही मैसेज सुन रहा है तो प्लीज वो घर पे आ जाओ। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल सीन और वकांडा की थीम भी हमें पीछे से सुनाई देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेबुला ने इन सबको धोखा दे दिया है और जितने भी रेवेंजर्स हैं वो उनको पकड़वा देती है। यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि तचाला मैं तुम्हारा सौदा कर चुकी हूँ और कलेक्टर से मुझे तुम्हें देना था और सारे के सारे लोगों को पकड़वाना था। काफी अच्छा सीन है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली में नेबुला ने उसको धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में देखने को मिलता है कलेक्टर जो है वो हमारे तचाला से बात वगैरह कर रहा होता है और इन दोनों की जो फाइट है वो अब शुरू होने वाली है और काफी सारी ईस्टर एग हमें देखने को मिलेंगे। पीछे अगर आप गौर से देखेंगे तो करीना के साथ में हमारा एबनी मॉ भी खड़ा है जो कि ब्लैक ऑर्डर का पार्ट है और कलेक्टर के लिए सिक्योरिटी का भी काम करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है नेबुला अगेन जो कि रेवेंजर्स को वापस छुड़ाने का काम करती है और उनको बताती है कि जो भी चीजें मैंने की है ये तचाला को ऑलरेडी बताती है और ये हमारे पार्ट ऑफ प्लान था, यानी जो एम्बरेंस ऑफ जेनेसिस है उसको चुराने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ पार्ट था। अब जो हमारा कलेक्टर है वो तचाला के साथ में है, यानी उन्होंने की फाइट होने वाली है और साथ साथ सारे के सारे जो रेवेंजर्स हैं जो कि अब नेबुला ने बचा लिए हैं वो अब एम्बर्स ऑफ जेनेसिस ढूंढेंगे। तो ये था एक्चुअल प्लान। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं तचाला जो है वो अपने पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलता है और यहाँ पे जो एबनी मॉ है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मैं काफी देर से सोच ही रहा था कि एबनी मॉ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब करेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं वो टेलीकिनेसिस से हमारे तचाला को रोक देता है वहां पे, लेकिन करीना पीछे से एबनी मॉ पे हमला कर देती है और तचाला को फ्री कर देती है और यहाँ पे अब फाइट शुरू होने वाली है। हम देख सकते हैं तचाला जो है वो जाता है कलेक्टर से फाइट करने के लिए और जो कलेक्टर है वो तैयार है उससे फाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रोनन हैंड देखने को मिलता है उसके हैंड में। अब कलेक्टर जो है यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो अभी सबसे बड़ा विलन है, यानी थान से बड़ा जो विलन है फिलहाल कलेक्टर है इस शो के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कलेक्टर जो है वो एक क्रोनन का हाथ उठाता है और तचाला से फाइट करने की शुरू करता है। अब अगर आप क्रोनन के बारे में नहीं जानते हैं तो थॉर आपने देखी होगी, जो कॉर की प्रजाति है वही क्रोनन प्रजाति है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन दोनों की फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। जो हमारा कलेक्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कलेक्टर है वो एक बॉक्स मंगाता है और बॉक्स के अंदर बहुत सारे एक तरह से हथियार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। तो आप देख सकते हैं कि कलेक्टर की कलेक्शन के अंदर हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखने को मिलती है, साथ साथ हमें म्योनिर भी देखने को मिलता है और कलेक्टर खुद भी बताता है कि हमारे पास एक डैगर है जो कि डार्क एल्व्स की पावर से बना हुआ है और उन्होंने ही मुझे दिया था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उस डैगर का इस्तेमाल करके तचाला पे हमला भी करता है। उन दोनों की फाइट जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है।
उसके बाद अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं कलेक्टर जो है अपनी कलेक्शन में से हेला का जो हेड पीस है वो निकालता है, यानी हेला का जो मुकुट है वो निकालता है और उसका इस्तेमाल करके वो नेक्रो स्वॉर्ड बनाता है। अब मेरे ख्याल से ये पूरे एमसीयू के अंदर नेक्रो स्वॉर्ड का फर्स्ट मेंशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सिमिलर तरह का एक्शन करता है जब हमने जो थॉर रैग्नारॉक जब देखी थी, जब हेला जो है फर्स्ट टाइम अटैक करती है थॉर और लोकी के ऊपर, तो जिस तरह का वो हेड एक्शन करती है, हाथ लगाती है अपने मुकुट पे, सेम उसी तरह का एक्शन जो है यहाँ पर हमारा कलेक्टर भी कर रहा है। उसके हाथ में आ जाती है नेक्रो स्वॉर्ड और वो दोनों से लड़ाई करना शुरू कर देता है एंड दिस लुक्स अमेजिंग। हम देख सकते हैं जो लड़ाई के सीन है वो काफी अच्छे हैं और यहाँ पर जो तचाला है वो पूरे तरीके से उसको हराने की कोशिश करता है एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सारे के सारे रेवेजर्स हैं वो बचकर भाग रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में जो एम्बर्स ऑफ जेनेसिस है वो तो लगे चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे सारे के सारे ब्लैक ऑर्डर के जो लोग हैं वो हमारे रेवेजर्स पर हमला करते हैं। अब थानोस बोलता है कि मैं थोड़ा सा हीरो बनता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थानोस जो है वो सारे के सारे ब्लैक ऑर्डर के लोगों ने साथ साथ जो भी उनके मिनियंस थे उनसे लड़ने की कोशिश करता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर काफी अच्छा सीन है। अब वो एक तरह से ओवररन होने ही वाला होता है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सारे के सारे ब्लैक ऑर्डर के बंदे हैं वो थानोस को पेलना चाहिए शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से आ जाती है नेबुला और थानोस को यानी कि अपने बाप को बचा लेती है, जो कि काफी अच्छा सीन मुझे लगा। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि तचाला के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कलेक्टर, लेकिन पीछे से आ जाता है योंडू और योंडू जो है वो एक तरह से कलेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। काफी अच्छे सीन मुझे लगे। अब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि योंडू जो अपने एरो का इस्तेमाल करके जो कलेक्टर उसको हरा देगा, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर जो है वो उसके एरो को तोड़ देता है और यहीं से जो कहानी है वो शुरू हो जाती है एंड आई लव इट। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो नेबुला है वो अपने पापा को बचा लेती है। कल ऑब्सिडियन के मुंह के अंदर थोड़ा सा एम्बर्स ऑफ जेनेसिस डाल के हम देख सकते हैं पूरे नोवे पे अब जो घासें वो उगने लगी हैं, सारे के सारे जो रेवर जैसे वो भाग जाती है। जो क्रैगलेन है वो भी पूछता है कि एक्चुअली में तचाला और हमारे योंडू को क्या हो रहा है, तो वहां पे वो बोलते हैं कि वो दोनों लड़ रहे हैं और आराम से वो फिक्स हो जाएंगे, यानी ठीक ठाक बाहर निकल जाएंगे। अंदर हम देख सकते हैं कि योंडू और जो तचाला है वो दोनों लड़ रहे होते हैं और वो कलेक्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सारे के सारे कंट्रोल है वो करीना के हाथ में दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं और फाइनली वो दोनों जो है अब यहाँ पे जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सीन। करीना जो है अपनी जो एक तरह से उसको कारावास में रखा गया था, लॉक में रखा गया था, उसका फायदा उठाती है। सारे के सारे बंदे जो उन्होंने कलेक्टर की कलेक्शन में रखे हुए थे वो सारे के सारे बंदों को आजाद कर देते हैं और यहाँ पर जो सीन है वो खत्म हो जाता है एंड नाउ कलेक्टर इज इन ट्रबल। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारे तचाला और जो हमारे योंडू है वो दोनों वकांडा के शिप में बैठकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर जो फाइनली जो सारी की सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है क्योंकि इसके बाद हम देख सकते हैं कि योंडू और जो तचाला है वो सिर्फ बात कर रहे हैं और एपिसोड जो है वो टोटली ओवर हो चुका है। काफी अच्छा एपिसोड मुझे लगा और काफी चीजें इसके अंदर देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बोला जो फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन सेकंड एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी। एंड में हम देख सकते हैं कि जो तचाला है वो योंडू से पूछता है कि मेरा घर कहाँ पे है और वो उस होमिंग बीकन का इस्तेमाल करके जो वकांडा के शिप के अंदर था वो आते हैं वकांडा। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें तचाका देखने को मिलता है, साथ साथ चार्लोट की माँ देखने को मिलती है, यानी तचाला की माँ देखने को मिलती है, शूरी देखने को मिलती है और वो अपने फ्रेंड्स यानी कि रेवेजर्स को भी लेकर आता है। बहुत ही अच्छे सीन यहाँ पे लगे। सारे के सारे जो रेवेजर्स है वो वकांडा के लोगों के साथ में मिलते हैं और जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। और एंड के अंदर में एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में पीटर कुल के साथ में क्या हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पीटर कुल है एक्चुअली में मसूरी के अंदर काम कर रहा है, डेयरी क्वीन के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो आराम से गाना वाना गा रहा है और आराम से म्यूजिक सुन रहा है। पीछे से आता है ईगो जिसको बोलता है कि जो शॉप है वो बंद हो चुकी है, लेकिन ईगो बोलता है कि अपने पापा के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है और यहाँ पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। पीछे से हमारी आवाज़ भी आती है हमारे वॉचर की जो कि बोलता है कि किसी और यूनिवर्स की कहानी है जो कि मैं कभी आपको और सुनाऊंगा और यहाँ पर एपिसोड बहुत ही अच्छा खत्म हो जाता है। अब गाइस ये सेकंड एपिसोड था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया था, लेकिन सेकंड एपिसोड में व्हाट इफ की जो कंडीशन थी, व्हाट इफ के जो सिनेरियोस थे उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।